नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता की पहली जंग में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। लगातार हम आपको पहले चरण के छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर अपडेट्स पहुंचा रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान हो रहा है और नक्सल प्रभावित 10 सीटों पर अब वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक यहां पर मतदान का समय तय किया गया था, क्योंकि अति संवेदनशील ये क्षेत्र हैं। 10 सीटों के प्रत्याशियों के लिए ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हो चुकी है। वही 10 सीटों पर 5 बजे तक वोटिंग होनी है, तो इंतजार सभी को है। तो देखना होगा कि आगे किस तरह से नतीजे आते हैं, किस तरह से इसका असर होता है, कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 3 बजे तक के 10 सीटों पर जो वोटिंग है वो हो चुकी है। तो बची हुई जो 10 सीटें हैं उन पर भी वोटिंग जो है वो जारी है। तो ऐसे में हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। 3 बजे तक जहां पर वोटिंग का समय था वो बता देते हैं आपको। मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कुंटा। तो ये वो जगह जहां पर 3 बजे तक मतदान संपन्न हो गया है। अब मतदान केंद्रों पर वोटिंग का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कुंटा। तो कई दिग्गजों की किस्मत भी अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गणेश मिश्रा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजापुर से। गणेश, वोटिंग समाप्त हो चुकी है, ऐसे में किस तरह का वोटिंग परसेंटेज निकल कर आ रहा है, किस तरह का उत्साह, किस तरह से पिछले बार की तुलना में इस बार वोटिंग हुई है? जी देखिए, बस्तर में विशेषकर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में सुबह 7 से 3 बजे तक का मतदान का जो समय सीमा वो निर्धारित किया गया था और इस समय 3 बजे है। तो बीजापुर में जो है उन इलाकों में मतदान समाप्त हो चुका है जहां पर मतदाता अपना संपूर्ण मतदान करके लौट चुके हैं, परंतु 100 मीटर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदाता जो कतार लगाकर खड़े हैं उनसे मतदान कराया जाएगा। वो समय और उनके लिए लंबा खींचा जा सकता है, परंतु इस समय जो है वो संपूर्ण इलाके से जो 245 जो मतदान केंद्र है उन मतदान केंद्र से जो मतदान का जो प्रतिशत वो इकट्ठा कराया जा रहा है, वो इकट्ठा करने के बाद ही 3 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो कंफर्म हो पाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आप बता रहे थे सुबह 7 से 3 बजे तक नक्सलियों ने धमकी भी दी थी, मतदान बहिष्कार की बात भी कही थी। ऐसे में इसका कितना असर हुआ है? क्या इसकी वजह से कुछ परसेंटेज में गिरावट आई है? जी देखिए, नक्सलियों ने जिस तरीके से चुनाव का बहिष्कार किया था उसके अनुसार जो अंदरूनी इलाकों में देखिए लगभग 75 मतदान केंद्र ऐसे थे जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था, परंतु उसके बावजूद कुछ ऐसे मतदान केंद्र थे जो नक्सल प्रभावित इलाकों में थे। तो इन केंद्रों में जो है नक्सल बहिष्कार का काफी असर देखने को मिला है। लोग जो है वो बाहर नहीं आ पाए हैं, अंदरूनी इलाके जो ग्रामीण है वो मतदान केंद्र तक पहुंच नहीं पाए हैं और जो जानकारी मिलने को आई है कि जो नक्सली है वो गाँव का गाँव खाली करा चुके थे, जिसकी वजह से जो है मतदाता वो पोलिंग बूथों तक पहुंच नहीं पाए और जिससे मतदान काफी हद तक प्रभावित भी हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं गणेश एक सवाल जहन में यह भी आता है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए थे? क्यों नहीं इस दिशा में सोचा गया कि इस तरह की धमकी अगर नक्सली दे रहे हैं तो फिर वोटर्स के लिए कोई ऐसी सुरक्षा या ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वो आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके? देखिए, चुनाव को देखते हुए बीजापुर में बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए थे, परंतु सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो पोलिंग बूथ के साथ साथ जो मतदान दल है और जो ईवीएम पेटी है जो इसकी सुरक्षा में लगे रहे, परंतु अंदरूनी इलाके के जो ग्रामीण हैं जो मतदान केंद्र से तकरीबन 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर बसते हैं या 5 किलोमीटर दूर बसते हैं, तो उन ग्रामीणों को मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक लाना वो एक चुनौती होता है। परंतु अगर नक्सली बहिष्कार नहीं होता या नक्सलियों का जो पहरा उस इलाके में नहीं होता तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवान या फिर प्रशासन उन मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश करता, परंतु जिस तरीके से नक्सली बहिष्कार के बाद गांव-गांव में अपना जो पहरा लगाकर रखे हुए थे उससे जो है वो काफी प्रभावित हुआ है और मतदान का जो प्रतिशत है इसी वजह से काफी हद तक गिरने की संभावना भी दिखाई। चलिए गणेश, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और इस बीच हमारे साथ
कांकेर से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, प्रकाश ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, कांकेर में किस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा है, किस तरह से सुबह से लेकर अब तक का जो यहाँ के मतदाता है उनका रुझान दिखाई दिया है? देखिए, जो पहले चरण के मतदान होना था लगभग अब 3 बज चुके हैं, तो जो समय था सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक था। अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो लगभग 62% से ऊपर के हैं, लेकिन एक साथ साथ एक घटना ऐसी भी आई है कि जहां पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ की खबर आई। तो ये जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर तो अब अभी जो आंकड़े हैं वोटिंग परसेंटेज को वो नहीं आ पाए, क्योंकि वहां जो मतदान दल है उनके पहुंचने के बाद ही ये चीज सामने आएगी कि आखिर कांकेर जिले में इस वर्ष कितने मतदान हो। क्योंकि 2018 की बात करें तो 2018 में लगभग 75.3% मतदान हुआ था। तो ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े लगभग 4:30 बजे से 5 बजे के बीच ही क्लियर हो मतलब साफ हो पाएगा कि कांकेर जिले में कितना प्रतिशत मतदान इस बार हुआ, क्योंकि इस बार जो 41,000 जो नए मतदाता जुड़े हैं तो उनके हिसाब से हो सकता है कि आंकड़े के जो प्रतिशत है वो बढ़े। हाँ, लेकिन ये हमने देखा है कि आज जो है मतदान पर जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकते हैं कि महिलाओं का जो मतदान है वो निर्णायक होगा और महिलाओं ने जिन्हें मत किया है उनके सर पर ही ताज होगी। बिल्कुल, शंकर ध्रुव आशाराम नेताम बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी, ऐसे में इनके बीच का जो मुकाबला है वो किस तरह का है? देखिए, शंकर ध्रुवा और आशाराम नेताम की अगर बात करें तो जो शंकर ध्रुवा है वो एक बार विधायक रह चुके हैं और आशाराम भाजपा से बिल्कुल नए प्रत्याशी है। तो दोनों के बीच, एक के बीच अनुभव है और दूसरे के बीच एक नया प्रत्याशी है। तो निश्चित तौर से कांकेर विधानसभा की बात करें तो अभी हार जीत का जो आंकड़ा हम समझने की कोशिश किया था तो मतदाताओं ने भी कुछ कहा नहीं था, लेकिन उन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हाँ, इस जिले की जो सबसे हॉट सीट है वो है अंतागढ़ विधानसभा, क्योंकि अंतागढ़ विधानसभा में जो मौजूदा विधायक है अनूप लाल, उन्होंने बगावत करते हुए चुनाव मैदान में अपना किस्मत आजमाया है। तो वो जो सीट है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पर उनका मुकाबला त्रिकोणी है, जहां विक्रम उसेंडी, रूप सिंह पोटाई जो कांग्रेस के प्रत्याशी है और अनूप लाल पहले कांग्रेस में रहते हुए इस बार बगावत की है। तो निश्चित तौर से जो अंतागढ़ सीट है वो हॉट सीट है, उसके नतीजे के इंतजार पूरे जिले वासियों को और प्रदेश में रहेगी। बिल्कुल, अंतागढ़ की जो सीट है उसके लिए तो सभी की नजर टिकी हुई है, लेकिन जिस तरह से घोषणा पत्र सामने आया है, जिस तरह से अब तक का 5 साल का कामकाज रहा है, दोनों ही पार्टियों ने जिस तरह से घोषणा पत्र दिखाया है अपना, उसके बाद इसको लेकर क्या कोई माहौल नया बनता हुआ दिखाई देता है क्या? देखिए, हमने जो पहले जो भाजपा घोषणा पत्र आया उसके बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, तो इस विषय पर हमने जो आम मतदाता है, लोग है, खेतीहर मजदूर है, किसान है, उनसे हमने एक दो बार चर्चा करने की कोशिश की। तो उस पर तो उनका ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से कर्जा माफी की बात की है उन्होंने उस बात में कहीं न कहीं किसानों पर एक प्रभाव डाला है। हालांकि भाजपा ने कहा कि वो 3100 रुपये में धान खरीदी करेंगे, जो महिलाएं हैं उनको 12,000 सालाना देंगे। तो ये बात कुछ इफेक्ट तो आया है उन लोगों पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो अशिक्षित है, जो ग्रामीण इलाके के मतदाता है, वो अभी घोषणा पत्र के बारे में, वो दोनों पार्टियों के जो घोषणा पत्र है वो उनके अभी समझ से परे हैं। लेकिन निश्चित तौर से वो ये चाहते हैं अपने गांव का विकास, मूलभूत सुविधाएं, उनकी जो पुरानी मांग है, पेंशन है, ये मांगों को दूर करने की वो बातें उन्होंने कही है आज। प्रकाश, लेकिन कांकेर जिस तरह का इलाका रहा है, नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, समय समय पर यहां से नक्सली घटनाएं सामने आती रही है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में किस तरह से नक्सली घटनाओं को लेकर असर हुआ है, यहां का जो स्थानीय विकास है वो कितना हो पाया और इसका मतदाताओं पर कितना गहरा असर पड़ा है? देखिए, अगर नक्सली घटनाओं की बात करें तो निश्चित तौर से जैसे जैसे फोर्स के मूवमेंट बढ़ते जा रहे हैं, नए नए कैंप खुलते जा रहे हैं, तो नक्सली के बैकफुट पर तो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो गए या उनके कदम रुक गए हैं ये कहना गलत होगा। क्योंकि नक्सली अभी कल की बात करें तो कल नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया जिसमें एक बीएसएफ का जवान घायल हुआ। आज की घटना हुई मार पखानजूर में, जहां मतदान हो इलाके में मतदान चल रहा है, वहां मुठभेड़ हुई, एक जो ग्रामीण है उसके पेट में गोली लगी है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं नक्सली अपनी समय समय पर मौजूदगी दर्शाते हैं। और रही बात विकास की, तो विकास की बात पर सरकार का ये कहना है कि उन्होंने तो 5 साल में वो विकास किया है जो 15 साल में भाजपा नहीं कर पाई। वही भाजपा का दावा है कि इन 5 सालों में
भाजपा ने जो विकास किया था वो सारे विकास रुक गए हैं। सिर्फ इस सरकार में घोटाले ही घोटाले हुए हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है अभी शराब घोटाला और महादेव जो चर्चाओं पर है, तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन जो ग्रामीण आम मतदाता है वो आज भी ऐसे कई सुविधाएं हैं जिनके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनके तरसना पड़ता है, उनको धरना प्रदर्शन और यहाँ तक कि उन्हें बड़े जो अधिकारी हैं उनके सामने मिन्नतें करनी पड़ती हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रकाश। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता लीलाधर राठी भी जुड़ चुके हैं सुकमा से। जान लेते हैं कि दंतेवाड़ा में किस तरह से मतदान हुआ है। लीलाधर, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल वहां पर मतदान समाप्त हो चुका होगा, ऐसे में किस तरह का उत्साह दिखाई दिया, किस तरह का मतदान यहां पर होता हुआ दिखाई दिया? महिलाएं ज्यादा पहुंची, पुरुष ज्यादा पहुंचे, बुजुर्ग पहुंचे, क्या जानकारी? देखिए, मैं बता दूं, अभी कोंटा ब्लॉक का सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कहा जाता है मूला किसोली में मैं मौजूद हूं। भले ही 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे पीछे देखिए अब लंबी लाइन लगी हुई है और ये मूला किसोली घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पहुंचना किसी खतरे से खाली नहीं होता। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो वोटर से जो मतदाता है उनमें भारी उत्साह नजर आ रहा है। जो आंकड़े हमें अभी तक मिले हैं वो ऐतिहासिक आंकड़े हैं। 75% ज्यादा मतदान हो चुका है, जबकि मैंने आज लोगों से बात किया, इससे पहले जितने मतदान होते थे वहां पर अभी तक 40% से ज्यादा कहीं मतदान नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार 75% मतदान होने की खबर है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात आप बता रहे हैं, 75% मतदान हुआ है। जाहिर तौर पर मतदान परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है आपके अनुसार, इसका भी अपना एक महत्व होता है। लेकिन छविंद्र कर्मा, चैत्राम आरामी, दोनों के बीच ये मुकाबला किस तरह का चल रहा है यहाँ पर? क्योंकि छविंद्र पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं, चैत्राम आरामी भी पहली बार चुनावी मैदान में है, किस तरह का संघर्ष है यहाँ पर? देखिए, दंतेवाड़ा जो है वहां पर महेंद्र कर्मा के पुत्र, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के पुत्र हैं छविंद्र कर्मा, वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सलवा जुड़ लीडर भी रहे चैत्राम अटामी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित दोनों ही जो प्रत्याशी है दमदार है, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और देखना होगा। हालांकि जो भी परिणाम आएंगे 3 दिसंबर के बाद पता चल पाएगा, लेकिन लोगों में अभी तक ये खुलासा नहीं कर पा रहे, लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि किसके तरफ ज्यादा झुकाव है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी अपने आप में उनका वजूद है। क्योंकि जो छविंद्र कर्मा है वो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के पुत्र है, जिन्होंने भी सलवा जुड़ का लीडिंग की थी, और दूसरे चैत्राम अटामी उनके साथ रह के, महेंद्र कर्मा के साथ रह के उन्होंने सलवा जुड़ को अभियान को आगे बढ़ाया था। बिल्कुल, लेकिन लीलाधर, यहां पर इस बार घोषणा पत्र में तेंदुपत्ता को लेकर दोनों ही दलों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। कांग्रेस ने जहां एक तरफ 6,000 रुपए और साल का 4,000 रुपए बोनस देने की बात कही है, तो वही बीजेपी ने भी कुछ इस तरह का वादा किया है। इसका कितना असर पड़ रहा है? खड़ा हूँ, जिस गांव में खड़ा हूँ, मूला किसोली, दरबागुड़ा, बिरला और एर्रापुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर तेंदुपत्ता को लेकर विवाद की स्थिति रही है। पिछले कुछ दिनों पहले, आज से 4-5 महीना पहले, पूर्व जो हमारे मंत्री थे केदार कश्यप और लता हुसैन, उन्होंने सड़क पर धरना दिया था, तेंदुपत्ता को लेकर धरना दिया था। जैसे ही बीजेपी ने 5500 रुपया जो रेट रखा, घोषणा पत्र में रखा, उसके बाद तुरंत कांग्रेस भी हरकत में आई, उन्होंने 6,000 कर दिया। लेकिन ग्रामीणों के बीच में अभी भी संदेह की स्थिति निर्मित है कि जो पिछली बार जो सरकार थी, उन्होंने तेंदुपत्ता का जो रेट है, जितना पैसा उनको मिलना था, मेहनत का मिलना था, वो नहीं मिला। उसको लेकर नाराजगी अभी भी उनके मन में है। हालांकि घोषणा पत्र में जैसे 6,000 का वादा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इस बात को समझने में थोड़ा सा वो समझ रहे कि जब पिछली बार उनको बराबर पैसा नहीं मिला, तो इस बार जो घोषणा पत्र में लुभाने वादे किए जा रहे हैं उसका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं विश्वास की जो कमी है वो नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से यहाँ पर नक्सली घटनाएं हुई है हाल फिलहाल में, जिस तरह से नारायणपुर में हमने देखा, कांकेर में भी घटनाएं होती रहती है, सुकमा और ये जो तमाम इस तरह के इलाके आसपास के कई नेताओं की भी हत्या हुई है, इसका कितना असर मतदान पर पड़ रहा है? देखिए, मैं आईएनएक्स के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार मेरे साथ में युवा भी खड़े हैं। जैसे मैं बताया कि जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं वो मूला किसोली गांव है, और मूला किसोली गांव पूरी तरह नक्सलगढ़ माना जाता है। यहाँ पर बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी तैनात है। लेकिन इस बार जितने जगह आईएनएक्स की टीम गई है, सभी स्थानों पे जबरदस्त मतदान हुआ है। 85% तक हमने मतदान का आंकड़े सामने लाए हैं। 50 से सभी जितने मतदान केंद्र है वो आगे हैं। अभी थोड़ी दूर पहले यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बंडा मतदान केंद्र है, वहां पर फायरिंग की खबर आ रही है। इससे पहले सुबह भी एक ब्लास्ट हुआ था, आईडी चपेट में अब जवान जो कि घायल हुआ था। उसके बावजूद भी कहीं भी उत्साह में कभी नजर नहीं आ रही है। मेरे साथ युवा भी खड़े हैं, वो भी इस समय काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं और मतदान की लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार
किस तरह से वो उत्साहित है, क्या उनके मुद्दे हैं, किन स्थानीय मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं, और पिछले 5 साल में कितना उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ है, अपने भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? जी, मैं आपसे, आप पहली बार मतदान किए हैं, अपना पहली बार आपने वोट डाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या बदलाव चाहते हैं इस सरकार में या अगली सरकार में? चलिए लीलाधर, आपके पास हम दोबारा से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों से और उन मतदाताओं से अपील करेंगे जो कि अब तक मतदान करने के लिए अपने घरों से नहीं निकले हैं, वो जरूर मतदान करने के लिए जाए। शाम 5 बजे तक जहां पर 10 सीटों पर मतदान अभी जारी है, वहां पर जाए, बड़ी संख्या में जाए और अपनी आहुति इस लोकतंत्र के महापर्व में दे, अपनी भूमिका निभाए। तो मतदान का पहला चरण जारी है। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। पहली चरण के लिए जिस तरह से मतदान हुआ है अब तक का, उसमें से 10 जगहों पर चूंकि मतदान समाप्त हो चुका है, कुछ परसेंटेज अब धीरे धीरे आने लगे कि कितने परसेंटेज कहां पर वोटिंग हुई है। लेकिन लीलाधर राठी हमारे संवाददाता जब दंतेवाड़ा से जुड़े थे, दंतेवाड़ा जिला से, तो वहां से वो बता रहे थे कि 70 से 75% का मतदान वहां पर हुआ है, जबकि अंतागढ़, काकेर, भानु प्रतापपुरी जो इलाका है, यहाँ पर 60% के आसपास का मतदान होने की बात भी सामने आ रही है।